बहुत कम लोग बचे हैं ऐसे दुनिया में जिन पे लोग रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आप उनमें से एक हैं। आपकी इमेज ऐसी ही है कि आप बिल्कुल काम हैं, कंपोज्ड हैं, आप सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ज़रा एक बार ऑनेस्टली बताइए कि लास्ट टाइम कब था जब आपने अपने आप को अलाउ किया था कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग ना बनना पड़े। हम में से बहुत सारे लोगों के ऊपर ना एक साइलेंट लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर होता है कि हमें हमेशा ओके दिखना है, हमें हमेशा अवेलेबल रहना है, हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखना है। इस चक्कर में हम अपने आप को एक्सप्रेस करना ही बंद कर देते हैं। हमारी एक इमेज बन गई है ना अब, तो हम दूसरों से किसी भी किस्म की मदद मांगने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, चाहे हम खुद नीड में हों। हम अपने इमोशंस को रिलीज़ ही नहीं करते और धीरे धीरे अपने अंदर से ना हम इमोशनली पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहले तो ये बात करूंगा आपके साथ में कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की मैकेनिज़्म क्या है। देखिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैकेनिज़्म को समझेंगे ना, तभी आपको ये वास्तविकता में पता लगेगा कि आपके साथ अंदर से हो क्या रहा है और किस लेवल पे आपको कौन सा एक्शन फिर इनिशिएट करना है, जिससे कि आप इस चीज़ से बाहर आ सकें, ज़्यादा ढंग से एडजस्ट कर सकें। मैं आपको साथ में ना एक्शन स्टेप्स भी बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं, नॉर्मल फील करना दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कमल सिंह हूँ। मैंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की है और मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन के तौर पे मैंने इंडिया में कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, इनसाइट ये है कि स्ट्रेंथ जो है ना हमारी, ये धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब समझिए क्या होता है। शुरू में तो हमें एक तरह से एक रोल मिलता है कि हमें स्ट्रांग बनना है। ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पर हमें स्ट्रांग बन के एक्ट करना था, बिहेव करना था, हमने किया। हमने उस रोल में बहुत ठीक से अपना किरदार निभाया। अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा हमें खुद और दूसरों को भी कि ये वाला रोल हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो अब ये हमारी हैबिट बन गई, हमेशा स्ट्रांग बन के दिखाना, उसी तरह से व्यवहार करना। अब जब एक चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, मतलब कि आप उस काम को कई बार करते हैं और करने में धीरे धीरे पारंगत होते जाते हैं, तो फिर वो आपकी आइडेंटिटी बनने लग जाती है। आइडेंटिटी का मतलब है कि आपकी अपनी अंदरूनी पहचान। तो आपके अंदर भी अब इस तरह का संवाद चलने लग जाता है कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं किसी भी चीज़ को ठीक से हैंडल करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों के लिए ना सब कुछ ऐसा करता हूँ कि जो दूसरों को मुझसे उम्मीद है वो उम्मीद पूरी तरह से पूरी हो। मैं कभी खुद ब्रेकडाउन नहीं होता। अब जब हमारे अंदर इस तरह का बिलीफ हमारे खुद के लिए बन रहा है ना, तो फिर अब क्या होता है कि इस बिलीफ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और क्या होता है समझिएगा, बड़ी मज़ेदार बात है कि हमारे अंदर जब हमारी आइडेंटिटी के अपोजिट इमोशंस पैदा होने लग जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अनकंफर्टेबल तो हो ही जाएंगे। तो हमारी पहली रिएक्शन होती है कि हम इमोशंस को दबा दो, सप्रेस कर दो, उन पे ध्यान मत दो। ऐसा करके हमें लगता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इमोशन को दबा देने में और इमोशन को कंट्रोल करने में फ़र्क है। साइंस बताती है कि जब हम इमोशंस को दबा देते हैं ना, तो वो ख़त्म नहीं हो जाते। वो उन इमोशंस को एक तरह से सॉल्यूशन का रास्ता नहीं मिला होता, तो वो इकट्ठा होते रहते हैं हमारे मन के अंदर, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इस चीज़ को हम मेंटल लोड बिल्डअप भी कहते हैं। और ये हमारे अंदर डिस्टर्बेंस भी पैदा करते हैं क्योंकि ये सारे इमोशंस अनसॉल्व्ड हैं अभी। इसी वजह से फिर हमारे नेचर में इरिटेबिलिटी आने लग जाती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हमें गिल्ट आने लग जाता है, हम कई बार हर चीज़ पे अपने आप पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, एक चीज़ है सोशल रीएनफोर्समेंट लूप। इसका भी प्रभाव होता है हमारे ऊपर कि हम हमेशा स्ट्रांग बन के ही रहना चाहते हैं। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें ये जताते हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट हैं, और फिर हम जो हैं उनकी आशा अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका काम सॉल्व हो जाता है, तो फिर वो हमसे खुश होते हैं, हमारी तारीफ़ें करते हैं। फिर हमें अपने मन में ना एक सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ, जो रोल मुझे मिला हुआ है ना, उस रोल को मैं बिल्कुल ठीक से निभा पाया, फुलफ़िल किया मैंने। अब एक बार ये जो कंडीशनिंग मन में बन गई है ना, इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग हमेशा सोशल वैलिडेशन के लिए अंदर से मतलब हमेशा उत्सुक होते हैं, प्रेरित रहते हैं। इस तरह से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है क्योंकि हम हैं तो सोशल प्राणी ही ना। हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर मैं अपने रोल से थोड़ा सा भी स्लिप हो जाऊंगा ना, तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा।
मतलब समझिए कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमने ना सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ एक बैलेंस में हमने इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए। लेकिन ये सिर्फ हमारी फीलिंग होती है, सिर्फ हमें ऐसा लग रहा होता है। वास्तविकता ये है कि अगर हम इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं भी एक्ट कर पाएंगे, नहीं भी फील कर पाएंगे, तो चीज़ें पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होंगी। चीज़ें या इवेंट्स अपना एक रास्ता निकालते हैं एक क्रिटिकल बैलेंस में आने का। लेकिन आपको लग रहा होता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है। धीरे धीरे फिर एक इमोशनल एसिमेट्री पैदा हो जाती है कि आप ना सबके लिए अवेलेबल हैं, बस अपने लिए ही अवेलेबल नहीं है। देखिए ना, कितने दुख की बात है ये कि आप सुनते हैं सबकी, लेकिन आप खुद की नहीं बोलते या आप खुद की नहीं सुनते। तो क्या होता है कि आप हर एक को सपोर्ट तो करते हैं ना, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आप एक्शंस ले सकते हैं ताकि आप इस वाले माइंडसेट से बाहर आ सकें। यहाँ पर मैं आपको ना बहुत बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बताऊँगा। और ये भी नहीं है कि अगर आपने सारी चीज़ें ही फॉलो करनी है अपनी लाइफ में, अगर आपने इनमें से समझिए 5-6 चीज़ें भी फॉलो कर ली ना, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप समझ पाएंगे अपने आप को ठीक से कि हाँ, अब मुझे आगे कुछ और फॉलो करना है या इतने में ही मैं एक बैलेंस व्यक्ति बन चुका हूँ। लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो पहली चीज़ क्या है इसमें कि आपको ना एक तरह से अपने मन में स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को थोड़ा सा परफेक्ट करना है। अभी आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि मैं कभी भी टूटूं ना, मैं हमेशा हर एक चीज़ को हैंडल कर लूँ, मैं अकेले ही हैंडल कर लूँ, बल्कि मुझे कभी किसी से सपोर्ट नहीं मांगना है। बट पता है क्या है, यहाँ पर आप ना इमोशनल रिजिडिटी को पूरी तरह से एक तरह से वॉकिंग फील्ड दे रहे हैं। मतलब ये जो सोचने का तरीका है ना, ये बहुत इमोशनली रिजिड तरीका है। और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति इमोशनली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बजाय उनके जो इमोशनली रिजिड हैं, जो अपनी जगह पर फिक्स हैं। मेंटल अडेप्टेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है और इसी से मानसिक दृढ़ता आती है, मानसिक मजबूती आती है। तो अपने मन में स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को चेंज करिए। आपके अंदर वो वाली एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को फील कर सकें बिना कोलैप्स हुए। आपके अंदर वो वाली एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी जगह पर एक पॉज ले सकें, रुक सकें, और आपके मन में गिल्ट ना आए, आपके मन में अपने लिए नेगेटिव जजमेंट्स ना बने। लोगों को लगता है कि अगर मैं हमेशा एक ही जैसा रहूँगा, सब कुछ सहते हुए भी चाहे, यही स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है, बट ऐसा नहीं है। अगला स्टेप बहुत पावरफुल है, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि बस दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि बस चुपचाप सुनते रहो, सहते रहो और काम करते रहो जो आपको करना है। दूसरा तरीका यह है इस सिचुएशन में कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो और फिर पूरी तरह से एक्सप्रेस करो, चाहे आप ब्रेक डाउन हो जाओ। बट इन दोनों के बीच में जो मिडल पाथ है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा रिलायबल पाथ है कि आप ना अपने आप को एक्सप्रेस करो, बट ओवर एक्सपोज मत करो अपने आप को। ये हो गई कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। आपके मन में जो चल रहा है ना, आप उसे शेयर करो बिना अपनी स्टेबिलिटी लूज़ किए। पता है, न्यूरो साइंस में एक प्रिंसिपल है कि जब हम अपने इमोशंस को ना एक वर्बलाइज करते हैं, संवाद के तौर पे, मतलब बाहर निकालते हैं ना किसी भी फॉर्म में, चाहे लिख के चाहे बोल के, तो उससे हमारा जो एक एमिगडाला करके ब्रेन में एक रीजन होता है जहाँ पर इमोशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग चल रही होती है, वो थोड़ा सा स्टेबल ज़्यादा होता है। तो मतलब हमारी भावनाओं में ना फिर थोड़ा ठहराव आता है, हम ज़्यादा ज़्यादा बारीकी से, ज़्यादा बैलेंस के साथ में समझ पाते हैं, अपने थॉट्स को प्रोसेस कर पाते हैं, और हमें ये लग पाता है कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। अगला स्टेप बहुत पावरफुल है कि आपको अपने अंदर ये जो प्रेशर है ना, इसका सोर्स क्या है ये पता करना है। ये ट्रस्ट मी, ये डीकंडीशनिंग का स्टेप है, कम लोग कर पाते हैं ये भी। आपको ये जानना है कि जो आपके अंदर ये एक भावना है ना लगातार कि स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों है, ये कब से है? क्या आपकी फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा था कि आपको बोला जाता था डोंट क्राई, ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग? या क्या अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ है कि जब आपके ग्रोइंग ईयर्स थे तो आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी ही आ गई, तो फिर आप उन्हें पूरा करते करते धीरे धीरे सबकी नज़र में स्ट्रॉन्ग बनते गए? या शायद ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई हो कि जहाँ आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी, बस चॉइस यही थी कि स्टेप अप कर देना है, स्ट्रांगली खड़े हो जाना है अपने लिए या किसी और के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप किसी बिलीफ को एग्जामिन करेंगे ना, तो आपको रियल में पता लगता है कि वो ट्रुथ
है कि नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस ऑटोमेटिक कंडीशनिंग को तोड़ना और अपने आप से सवाल करना। तो प्लीज़ अभी या तो पॉज़ करिए, पेन उठाइए, पेपर लीजिए और लिखिए कि मैं कब से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, क्या हालात थे। ये भी लिखिए, उसमें पूछिए अपने आप से कि अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो इसे क्या नुकसान हो जाएगा अब लाइफ में या आगे आने वाली लाइफ में। इससे आपको अपने अंदर के फियर्स पता लगेंगे। और ये भी आप लिखिए, अपने आप से पूछिए कि मेरे इतने स्ट्रॉन्ग रहने से किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और फिर आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप किसके कितने बेनिफिट की क्या कॉस्ट दे रहे हैं। चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई होकर के आपके सामने आएंगे। फिर अगला स्टेप है कि आपको ना ये जो एक मन में पैटर्न बना लिया है ना, ओनली मी वाला, कि मैं ही काफ़ी हूँ, ये तोड़ना है आपको। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी आपके पास आता है ना, तो आपको ये लगता है अपने अंदर से, जो आपकी एक तरह से नेचुरल इम्पल्स हो गई है कि मैं हैंडल कर लूँगा, मुझे ही हैंडल करना है। तो क्या होता है, यही दूसरों की भी साइलेंट एक्सपेक्टेशन आपसे हो गई है कि आप ही हैंडल कर लेंगे। तो अंदर से फिर हम इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम किसी और से मदद मांग ही नहीं सकते। ये आपको तोड़ना है। आपको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना थोड़ा सा शेयर करना है। वरना समझिएगा, अगर सारा का सारा प्रेशर किसी एक ही पॉइंट पर आ जाएगा तो उस पॉइंट के ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप वो पॉइंट हो। तो प्लीज़ स्टार्ट करिए कि अगर आपने कोई काम उठाया है किसी का करने का ना, तो उस काम के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स को ना शेयर करिए, दूसरों को भी डेलीगेट करिए, ताकि आपके अपने अंदर भी ना थोड़ा सा प्रेशर कम महसूस हो और सामने वालों को भी लगे कि नहीं, आप अब इस तरह से एक्ट करते हैं। अगला स्टेप बहुत पावरफुल है कि आपको इमोशनल बाउंड्रीज़ बनानी है अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए। पता है अभी इस टाइम क्या हो रहा है कि आप सिर्फ दूसरों के इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है। आप इस टाइम पर दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई इमोशनल बाउंड्री बनाई नहीं है। और पता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ पे कोई लिमिट लगाई नहीं है ना, तो वो एक्सपैंड होती जाती है। तो मतलब आप इनडेफिनेटली लोगों के इमोशंस कितना अपने अंदर इकट्ठा करते रहेंगे, ये चीज़ आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि आपने सिस्टम अपना रेगुलेट कर दिया है। आपने ये एक तरह से कन्वे कर दिया है कि आप कितना ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास किसी भी तरह के हेल्प के लिए आए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं उस टाइम पर कि मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तुरंत आपको हाँ करने की, तुरंत आपको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने की जिस तरह से आपकी ऑटोमेटिक कंडीशनिंग है, ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें एफर्ट लगेगा, तो करना स्टार्ट करिए वो एफर्ट। और आप क्या करिए कि अपनी रिकवरी को शेड्यूल करिए। नॉर्मली आपने ना सब कुछ शेड्यूल कर रखा होता है, सारे के सारे काम, सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितने भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, सब आपको पता है कब कैसे क्या करने हैं। लेकिन आपने इसमें ना अपनी जो एक बायोलॉजिकल नीड है ना, कि मुझे खुद की भी तो रिकवरी करनी है, मुझे अपना मन भी तो हल्का करना है, मुझे अपने शरीर का भी तो ध्यान रखना है, वो आपने नहीं की होती नॉर्मली। तो क्लियर थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डेली दिन में कम से कम आधे घंटे का टाइम दें, कि जिसमें आपने ना सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और आप पूरी तरह से एक तरह से रिलैक्सिंग मोड में चले गए। अब इस टाइम पर ना जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो गए। एक तरह से ये आपका सेल्फ केयर का टाइम है। और हफ्ते में एक बार कम से कम अपने आप को एक लंबा स्ट्रेच दीजिए, इस तरह का कुछ घंटों का। आपको नो कहना आना चाहिए, आपको मना करना आना चाहिए। और ये भी आपको सीखना है कि बिना आपके अंदर आपकी आइडेंटिटी के साथ में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए आप किसी को नो कह सकें, और उसके बाद भी आप बर्डन्ड महसूस ना करें, आपके अंदर हल्कापन रहे। पता है क्या, अभी क्या हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आपकी इमेज ऐसी है ना कि आप बहुत रिलायबल हो, आप पे ट्रस्ट बहुत किया जा सकता है, आप हमेशा अवेलेबल हो, आप बहुत सपोर्टिव हो, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। तो फिर मैं कैसे किसी को मना कर दूँ, है ना। आपको लगता है कि ये तो मेरी आइडेंटिटी के खिलाफ बात जा रही है, तो आप इस बारे में सोचते भी नहीं हो। एक मिनट के लिए आप रुकिए। आप ना अपने आप से ये बोलिए कि मैं इस सिस्टम को तोड़ नहीं रहा, मैं इस सिस्टम को सिर्फ थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ। अभी क्या है कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ये मेरी रियलिटी है। तो मैं इसे किस तरह से चेंज कर रहा हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ कब, तब जब मेरे अंदर कैपेसिटी है। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सेज पे काम करना है, आपको उन्हें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रखना है, कोई ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं, शॉर्ट, सिंपल,
लेकिन क्लियर, फोकस्ड। अगला स्टेप है कि आपको ना अपना एक खुद का एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है जो आपके पास नहीं है। दुनिया को लगता है जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए होता, और सपोर्ट किसी को चाहिए होगा तो वो सपोर्ट मांगेगा। जो अपने आप को स्ट्रांग समझता है वो सपोर्ट कभी मांगता नहीं है। सोसाइटी या फैमिलीज़ हमेशा इस तरह से ही सोचती हैं कि जब तक कोई सिग्नल ना मिले ना, तब तक किसी की हेल्प नहीं करनी। क्या पता हम खुद ही ओवर एज्यूम कर रहे हों। तो सपोर्ट मांगना ये अपने आप में एक सिग्नल किसी को देना होगा ना कि हाँ मुझे मदद चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा इस तरह से बनाइए, किसी एक व्यक्ति को अपने लाइफ में कम से कम आइडेंटिफाई करिए जिनके साथ में आपका कंसिस्टेंट कनेक्शन हो, और आप अपना माइंडसेट अब इस तरह से बदलिए कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हैंडल करेंगे ना जो वाकई में इम्पॉर्टेंट है। अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं कि आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप सबको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप सबको मैनेज कर रहे हैं। देखा जाए तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं जो भी लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इमोशनल कितना ओवरलोड है। तो आप क्या करिए ना कि अपना एक डेली का शेड्यूल बनाइए इस तरह का कि मैं आज के दिन ना ये काम मेरे लिए प्रायोरिटी पे हैं। इनके अलावा बाकी जो कुछ भी आ रहा है ना मेरे पास, जो कुछ भी लिस्ट में है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसे रीशेड्यूल करूँगा, या तो इग्नोर करूँगा या तो डिले करूँगा। जो भी यहाँ पर जो सेलेक्टिव फोकस है ना, जो यहाँ पर एक मेंटल क्लैरिटी है ना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और क्या करिए कि जो आप रियलिटी में है ना, अंदरूनी तौर पे अपने उस पहलू को भी ना बाहर आने दीजिए, थोड़ा सा दिखने दीजिए थोड़ा सा। प्लीज़ अलाउ योरसेल्फ टू बी सीन इन रियलिटी हु यू आर। सेलेक्टिव विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं, आपके हार्ड वर्क को देख रहे हैं, आप जिस तरह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आपकी रिलायबिलिटी देख रहे हैं, आपकी जो एक इमेज बनी हुई है ना वही देख रहे हैं। तो जो आपकी वास्तविकता है कि आपका इनर वर्ल्ड कैसा है, आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, आप कई बार अंदर से ओवरवेल्म भी हो जाते होंगे, तो आप अंदर से फील कैसा करते हैं किसी को इस बारे में आइडिया नहीं है ज़्यादा। इससे इमोशनल इनविजिबिलिटी हो जाती है, और अगर इमोशनल इनविजिबिलिटी रहे ना तो इससे आइसोलेशन आ जाता है, और अगर आइसोलेशन आ गया तो फिर तो हमारा कनेक्शन ही नहीं है ना किसी के साथ में। हम तो सिर्फ फिर एक काम करने की मशीन ही हैं। तो ये नहीं कि पूरी तरह से है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस है ना, अगर आप 10-20% भी अपने आप को इस तरह से चेंज करेंगे ना कि जो आपके अंदर एक मतलब वास्तविक भावनाएं आ रही होती हैं वो थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपनी कोई भी एक स्ट्रगल आप शेयर कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसे इवेंट्स शेयर कर सकते हैं कि जब आपने कुछ किया लेकिन आपको वो करने का मन नहीं था, आपको वो ठीक नहीं भी लग रहा था, बट उस टाइम पर हालात के हिसाब से आप मना नहीं कर पाए। आपका दिन आप सपोज़ करो इतना अच्छा नहीं गया है, तो आपको झूठ मूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सब अच्छा गया, कि लगे कि सब कुछ आपके कंट्रोल में था। अगला स्टेप है कि आपको ना सेल्फ कंपैशन को बहुत एक्टिवली अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल सीरियसली। अपने लिए ना प्लीज़ दयालु हो जाइए। आप अपने लिए बिल्कुल दयालु नहीं हैं, दुनिया के लिए हैं आप, तभी लोग आपके पास आते हैं। आप किसी को जब स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो आपका मन करता है उनकी हेल्प कर दो, लेकिन जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर से तो आप इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते, बल्कि अपने आप को आप और ज़्यादा हार्ड पुश करते हैं कि वही करते रहो जो तुम कर रहे हो। सिस्टम तो कोलैप्स होगा ना इससे। साइकोलॉजी क्या बताती है पता है आपको, कि अगर आपको अपनी मेंटल रेजिलियंस मतलब कि एक तरह से इमोशनल ताकत बढ़ानी है, सेल्फ कंपैशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है बजाय सेल्फ क्रिटिसिज्म के। अपने आप से प्यार से डील करिए जैसे आप अपने किसी मित्र के साथ करते हैं, इस तरह से। और आप क्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बर्नआउट के सिग्नल्स आपके अंदर पैदा हो रहे हैं ना, उन्हें प्लीज़ टाइम पर ही डिटेक्ट कर लीजिए। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि हम तब तक काम करते रहते हैं सेम माइंडसेट के साथ में जब तक कि हम पूरी तरह एग्जॉस्ट ना हो जाएं, जब तक कि हमारा मोटिवेशन पूरी तरह से ज़ीरो ना हो जाए, जब तक कि हमें मतलब बिल्कुल ही इमोशनल नंबनेस ना हो जाए कि हमें अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम किसी चीज़ के साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में है। तो आप प्लीज़ वहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच मत करिए। कुछ एक सिग्नल्स होते हैं हमेशा जिन्हें आप पहले से पहले पकड़िए। अगर आपके अंदर ना इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बिना किसी खास कारण के, बिना किसी क्लियर रीज़न के आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट में आ जाते हैं,
अगर आपके अंदर पेशेंस काफ़ी कम हो गया है, आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं, आप समझिए कि बिल्कुल मेंटल फटीग में ही हैं, अगर मन में थकान ही थकान है, आप जितना मर्जी रेस्ट भी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, आप अंदर से फ्रेश नहीं हैं, मेंटल क्लाउडिंग है अगर, कि आपको ना ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में अगर एक क्लियर पर्सपेक्टिव चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा और आपका इतना सोचने का मन नहीं करता। अगर आप अंदर से डिटैच होना शुरू हो गए हैं अपने माहौल से, तो फिर ये अपने आप में सारे के सारे ना सिग्नल्स हैं कि आप शायद बर्नआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा आपने कर लिया तो आपका सिस्टम ब्रेक डाउन होने के नज़दीक है। तो आपको पता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ये हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सिग्नल्स को पहचानिए। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये 2-3 सिग्नल इकट्ठे आ गए हैं, तो वो तो बिल्कुल अपने आप में एक रेड फ्लैग है कि इस टाइम पर आप प्लीज़ अपना जो भी एक लोड है ना, उसे कट शॉर्ट करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कट शॉर्ट करिए और यहाँ पर टाइम निकालिए आप एक तरह से कि आप इस पूरी की पूरी जोन से थोड़ा अलग हट सकें, ताकि आप अपने अंदर से एक रीसेट हो सकें। और आप क्या करिए कि एक वीकली मतलब साप्ताहिक इमोशनल चेक पॉइंट्स को क्रिएट करिए। ये आपका एक तरह से इंटरनल रिव्यू सिस्टम होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें आपको क्या करना है कि आप ना हर हफ्ते कोई एक भी दिन डिसाइड कर लीजिए कि उस दिन आप बैठ करके ना एक अपने अंदरूनी माहौल की समीक्षा करेंगे। देखिए, अपने कामों का तो आप एक तरह से मन में फीडबैक लेते ही हैं, अपने आप को आप असेस करके बताते हैं कि आपने जो काम किया वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, किस स्टेज पर है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं ना कि अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में आप बैठ करके रिव्यू कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पूरे हफ्ते मैंने मेजॉरिटी में किस तरह महसूस किया। आप ये भी लिखिए कि मुझे किस चीज़ ने, किस व्यक्ति ने या किस इवेंट ने सबसे ज़्यादा ड्रेन किया, मतलब सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट किया, जहाँ पर मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा निकली। आप ये भी लिखिए कि मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सपोर्टेड फील हुआ। और आप उसमें अपनी ना इच्छा भी लिखिए कि आप क्या चाहते हैं कि अगले हफ्ते आपके जीवन में क्या चीज़ ज़्यादा आए, किसकी आपको कमी महसूस हो रही है एक इमोशनल लेवल पे। ये जो आपने एक समीक्षा किया है ना, इससे आपका जो आत्म साक्षात्कार हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको ये। और आप क्या करें अपने जीवन में कि सपोर्ट रिसीव करने को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दीजिए। अभी आप सिर्फ कंफर्टेबल हैं दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों से सपोर्ट लेने में आपको बहुत परेशानी है। आपने अपने मन में एक डेफिनेशन बना ली है कि स्ट्रेंथ का मतलब है इंडिपेंडेंस, कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े तभी मैं ताकतवर हूँ। तो आपको रिसीविंग का मतलब लगता है कि ये तो डिपेंडेंस है, ये तो एक तरह से वीकनेस है, मतलब ये तो बर्डन है, मैं कैसे रिसीव कर लूँ, मैं तो सिर्फ देने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्लीज़ अपने इस ख्याल को ना रिफ्रेम करिए, क्योंकि रिसीव करना एक तरह से रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है। ठीक है, हम नदी से पानी पीते हैं लेकिन नदी में भी तो पानी कहीं से आता ही है ना। अगला स्टेप है कि आपको अपने अंदर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा फाइनली कि आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत टफ होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लगता है कि हमने अपनी पहचान बदल दी फाइनली। क्यों बदल दी? लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है कि आपके अंदर से डीप लेवल से आपके वो शिफ्ट आए, आप ज़्यादा बैलेंस्ड माइंडसेट रख पाएँ इसके लिए। तो अभी क्या हो रहा है ना कि आप सबके लिए अवेलेबल हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सबकी लाइफ मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आप कहीं पर ना ठंडे दिमाग से बैठिए, 2 कॉलम्स बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरे कॉलम में लिखिए कि व्हाट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसके बाद में आप इस डॉक्यूमेंट को ना प्रिजर्व करके रखिए अपने पास और इसे बार बार आप रेफ़र करिए। आपको पता चलेगा कि आपकी वास्तविकता में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या। तो अगर आप कहीं कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वहन करने में अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, आपको पता चलेगा ना फिर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने सिस्टम को ना तुरंत फिक्स करने की जल्दबाजी मत करिएगा कि मैंने सब कुछ सुन लिया, समझ लिया है, अब मैं आज से ही सब स्टार्ट कर देता हूँ और 2 दिन में जो है मेरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, मुझे अंदर से ये वाला एहसास ख़त्म हो जाएगा। समझिएगा, ये सारा का सारा सिस्टम पैदा होने में कितना समय लगा है कि आपकी आइडेंटिटी अपने अंदर से बदली है। तो ये एक दिन में ना सफलतापूर्वक नहीं टूटेगा।
तो इसे आप ना धीरे धीरे से एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस मान के चलिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि स्मॉल स्टेप्स आप कंसिस्टेंसी से आगे लेते रहिए, तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर जो आपका बिलीफ है वो चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। तब आप ज़्यादा ढंग से समझ पाएंगे कि आपको ये जो लगता है ना कि मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना है, अपने आप में ये वाला थिंकिंग पैटर्न ही स्वस्थ नहीं है, डिस्टॉर्टेड है। फिर आपकी हेल्प होगी पूरी तरह से।